द मूवी एक्सप्लोरर में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस फिल्म को एक्सप्लेन करेंगे उस फिल्म का नाम है दी गोस्ट स्टेशन। इस फिल्म की कहानी साउथ कोरिया के ऑक्सू स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर होने वाले भूतिया घटनाओं के बारे में है, जहां कई लोगों की एक के बाद एक रहस्यमय तौर पर मौत हो रही है। इन घटनाओं के बारे में वहां के नौसिखिए लोकल रिपोर्टर्स पता लगाने की कोशिश करते हैं और अपने हिसाब से छानबीन करते हैं। फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि एक नौजवान लड़का प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ही अकेला अपनी ट्रेन आने का इंतज़ार कर रहा है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है और वो शायद नशे में लग रही है और लड़खड़ा कर चल रही है। उसे देखकर वो लड़का मजाकिया तौर पर मोबाइल से उसके बारे में कुछ मजाकिया मैसेज करता है और उसकी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड भी करता है। तभी वो लड़की अचानक से अपना सर दीवार पर पीटने लगती है, जिसकी वजह से उसके सर से खून बहने लगता है। ये देखकर वो लड़का घबरा जाता है और इसके बारे में मैसेजेस करने लगता है। तभी उसके फ़ोन पर कमेंट्स आने लगते हैं कि शायद वो लड़की भूत हो सकती है। तभी वो लड़का उसकी तरफ देखता है तो वो लड़की गायब हो जाती है। वो लड़का उसे स्टेशन पर यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन वो लड़की कहीं भी नहीं दिख रही है। तभी वो ट्रेन की पटरियों की तरफ देखने की सोचता है। वहाँ जाकर वो देखता है, तभी अचानक से मेन एंट्री के दरवाजे बंद हो जाते हैं और उसकी गर्दन वहाँ पर फंसने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वहाँ की लोकल रिपोर्टर किम मोयोंग को दिखाया जाता है, जो अपनी बेवकूफ़ी की वजह से एक मुसीबत में है, जहाँ उसे सेटलमेंट के लिए $50,000 का फाइन भरना है। इस वजह से उसकी बॉस उससे काफ़ी नाराज़ है और इस सेटलमेंट के बदले वो एक सेंसेशनल न्यूज़ उससे मांगती है, जिससे उनकी न्यूज़ एजेंसी को कुछ एड्स मिले और उनका रेवेन्यू जनरेट हो। इसके बाद रिपोर्टर किम अपने फ्रेंड चोई वान से मिलने जाती है, जो वहीं स्टेशन पर नौकरी करता है, और उसकी तकलीफ उसको बताती है। वो बताती है कि वो एक सेंसेशनल न्यूज़ की तलाश में है। तभी उसके दोस्त उसको बताते हैं कि अगले दिन ही एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी मौत काफ़ी रहस्यमय लग रही है। इस बारे में और जानते हुए चोईवान उसको बताता है कि वो उस रात उसी स्टेशन पर मौजूद था। चोईवान ने उस आदमी को ट्रेन की पटरियों पर खड़ा देखकर अपने चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट किया था। तभी अचानक वहाँ कैमरा खराब हो जाता है और चीफ ऑफिसर चोईवान को कहता है कि रेल की पटरी पर जाकर उस आदमी को बचा लो। चोईवान तुरंत ही उस आदमी को वहाँ बचाने के लिए दौड़ जाता है। वो उस आदमी को ट्रेन की पटरी से हटने को भी कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता है। तभी अचानक चोईवान को वहाँ पर एक छोटा बच्चा दिखता है, जो वहीं पर ट्रेन की पटरियों के बीच बैठा है। रिपोर्टर टीम चोईवान से पूछती है कि उसको यकीन है कि उसने किसी बच्चे को वहाँ पर देखा। चोईवान कहता है कि उसके पूरा यकीन है और उसके अलावा उनके फ्यूनरल डायरेक्टर ने भी वहाँ किसी बच्चे को देखा था। उसके बाद रिपोर्टर किम उस फ्यूनरल डायरेक्टर से मिलने जाती है, जहाँ उसकी ऑफिस पर वो लड़की वापस नजर आती है, जो उस लड़के की मौत से पहले उस स्टेशन पर नजर आई थी। रिपोर्टर किम उस फ्यूनरल डायरेक्टर से उस बच्चे के बारे में पूछती है, जिसे उसने देखा था। डायरेक्टर बताता है कि उस एक्सीडेंट के अगले दिन जब वो अपने काम से वहाँ छानबीन करने गया था, तब वहाँ पर उस प्लेटफॉर्म पर उसने उस बच्ची को देखा था। उस बच्चे से उसका नाम पूछने पर वो 12-11 नंबर दिखाता है। डायरेक्टर पूछता है, क्या यही तुम्हारा नाम है? तब वो बच्चा हाँ में सिर हिलाता है। उसके बाद वो बच्चा अचानक ही वहाँ से गायब हो जाता है। तभी रिपोर्टर किम देखती है कि डायरेक्टर के हाथों में नाखून से काटे जाने के निशान हैं। इतनी जानकारी के बाद रिपोर्टर किम को ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है और अपनी छानबीन आगे बढ़ाने के लिए वो चोईवान से इसकी रिकॉर्डिंग मांगती है। उसके बाद वहाँ के लोकल डिटेक्टिव से वो बात करते हुए बताती है कि वहाँ के डायरेक्टर ने उस बच्चे को देखा था और वहाँ के एक क्लर्क ने भी उस बच्चे को वहाँ पे देखा था, लेकिन रिपोर्ट में इसका कोई जिक्र नहीं है। तब वो डिटेक्टिव बताता है कि वो आदमी पागल है और उसकी बातों का यकीन ना किया जाए। दूसरी तरफ चोईवान को उस रात की घटना के बार बार ख्याल आते रहते हैं और उसकी वजह से वो काफ़ी डरा हुआ और परेशान लग रहा है। तभी उस वक्त उसका दोस्त उसके साथ अचानक से मजाक करता है, उसको डराने की कोशिश करता है। चोईवान इस बात से काफ़ी अपसेट हो जाता है और अपने दोस्त को डांटने लगता है। उसके बाद उसका दोस्त मिरर में जाकर देखता है तो वहाँ 1013 नंबर लिखा हुआ होता है और उसका दोस्त समझ जाता है कि चोईवान क्यों परेशान था। उसके बाद दिखाया जाता है कि चोएवान रिपोर्टर किम के लिए उस रात के एक्सीडेंट की वीडियो फुटेज अपने ऑफिस से चुराता है, और जब वो ऑफिस से बाहर ही निकल रहा होता है, तब वो उस कंडक्टर से टकराता है जो उस रात उस एक्सीडेंट के दिन उस ट्रेन में था। और वो कुछ ठीक नहीं लग रहा था, उसके गले पर बिल्कुल वैसे ही निशान थे जैसे उस फ्यूनरल डायरेक्टर के हाथों पर निशान थे, और वो एक नंबर बड़बड़ा रहा था, 0329। इस कंडक्टर के बारे में चोएवान रिपोर्टर किम को बताता है। उसकी हरकतों के बारे में बताते हुए कहता है कि वो अभी प्लेटफॉर्म पर ही है। उसके बाद रिपोर्टर किम उस कंडक्टर का इंटरव्यू लेने प्लेटफॉर्म पर उसे मिलने जाती है।
तभी वो अजीब सी लड़की फिर से नजर आती है और वो बिल्कुल कंडक्टर के बाजू में ही बैठकर उससे बातें कर रही होती है। जब रिपोर्टर किम वहां पर पहुंचती है तो वो खड़ी होकर वहां से चली जाती है। उसके यूं अचानक चले जाने पर रिपोर्टर किम को भी काफी अजीब लगता है। उसके बाद रिपोर्टर किम उस कंडक्टर का इंटरव्यू लेने लगती है और उससे पूछती है कि वो अभी तक यहाँ पर क्यों है। तब वो कहता है कि वो जाता ही नहीं है। और वो जब आईने की तरफ देखता है तो आईने में दिखता है कि उस कंडक्टर के कंधे पर एक छोटा सा बच्चा उसके गले पे नाखून गड़ाए हुए बैठा हुआ है और उसको घूरे जा रहा है। दरअसल अब तक जितने भी छोटे बच्चे देखे गए हैं वो सभी उन बच्चों की आत्माएं हैं जो उस प्लेटफॉर्म पर कभी मौजूद थे और उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। और वो बच्चे जिस किसी को भी दिखते हैं अपनी पहचान के तौर पर वो अपने 4 डिजिट का नंबर बताते हैं और उन लोगों के शरीर पर वैसे ही नाखून काटने के निशान उभरने लगते हैं। उसके बाद रिपोर्टर किम उस कंडक्टर से पूछती है कि उस दुर्घटना के दौरान उसने किसी और को भी वहां पर देखा था। तब वो कहता है कि वहां पर एक बच्चा भी था और वो 0329 नंबर बड़बड़ाने लगता है। इसके बाद रिपोर्टर किम उस कंडक्टर से कुछ और सवाल पूछती उससे पहले ही वो खड़ा होकर बेसमेंट की तरफ चलने लगता है। उसके बाद रिपोर्टर किम को उसकी ऑफिस से फ़ोन आता है और उसके काम से वो लोग काफ़ी खुश हैं और इस स्टोरी को जल्दी से जल्दी रिलीज़ करना चाहते हैं। किम उनसे कहती है कि वो 3 बजे तक वो स्टोरी पोस्ट कर देगी। उसके बाद वो कंडक्टर का पीछा करते हुए बेसमेंट की तरफ जाती है। तब वो कंडक्टर किसी अंधेरे कोने में खड़ा बड़बड़ा रहा होता है। किम उससे जाकर पूछती है कि वो जो नंबर बड़बड़ा रहा है उसका मतलब क्या है। तब वो नंबर फिर से बड़बड़ाता है और किम से कहता है कि वो भी उस नंबर को बोले। किम उसके नज़दीक जाकर उसे पलटने को कहती है और जब वो पलटता है तो उसके पूरे चेहरे पर नाखून से काटने के निशान होते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि किम ने जो स्टोरी पोस्ट की थी वो वायरल हो चुकी है और सभी लोग उसी को देख रहे होते हैं। ये देखकर किम काफ़ी खुश होती है। उसके बाद जब वो ऑफिस जाती है तो वहाँ पर उसका स्वागत बहुत ही बढ़िया तरीके से किया जाता है। और तभी वहाँ पर उसकी बॉस आती है जो किम पर काफ़ी भड़की हुई होती है क्योंकि किम ने बताया था कि उसने उस कंडक्टर का इंटरव्यू कुछ 10 बजे तक लिया था, जबकि पुलिस के मुताबिक करीब 9 बजे उसने सुसाइड कर लिया था। उसके बाद पुलिस किम को उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज दिखाती है। उस फुटेज में वहाँ पर वो आदमी मौजूद नहीं दिखता है। ये देखकर वो भी काफ़ी हैरान हो जाती है। उसके बाद किम जाकर अपनी बॉस से मिलती है और उससे माफ़ी मांगती है। उसकी बॉस का कहना है कि अगर उसने इंटरव्यू नहीं लिया है तो उसको रिज़ाइन देना होगा। दरअसल किम की बॉस उसे ज़्यादा पसंद नहीं करती होती है और वो कुछ ऐसे ही मौके की तलाश में होती है। तभी वहाँ उनका एक स्टाफ आकर खबर देता है कि ऑक्सू स्टेशन पर जो ट्रेनी बना था उसकी बहन आई है और वो अपनी रिपोर्टर किम से मिलना चाहती है। ये सुनकर उसकी बॉस ना चाहते भी उसको एक और मौका देती है। रिपोर्टर किम जब उस लड़की से मिलने जाते हैं तब वो वही रहस्यमय लड़की होती है जो कई बार पहले दिख चुकी है। वो लड़की रिपोर्टर किम को बताती है कि उसका भाई एक शेफ था जो उसकी मौत से बिल्कुल ठीक पहले बेसमेंट में गया था। उसको ये लगता है कि वो बेसमेंट में शायद वो कुआं देखने गया था जो ऑक्सू स्टेशन बनने से पहले उन्होंने बचपन में देखा था। दरअसल आज जहाँ पर ऑक्सू स्टेशन है उसके ठीक नीचे एक कुआं था जिसको स्टेशन बनाते वक्त उसे सील कर दिया गया था। वो लड़की आगे बताती है कि उसके पिता की मौत ऑक्सू स्टेशन के खुलने के पहले ही दिन प्लेटफॉर्म से गिरने की वजह से हो गई थी और इस वजह से वो दोनों बचपन से ही काफ़ी सदमे में थे। वो लड़की चाहती है कि रिपोर्टर किम उस कुएं को ढूंढने में उसकी मदद करे क्योंकि उसके भाई की मौत का राज वहीं कहीं पर मौजूद है। अगले दिन रिपोर्टर किम इंटरनेट से उस कुएं के बारे में पता लगाती है। तब उसे पता चलता है कि उस कुएं के बिल्कुल पास एक अनाथालय भी मौजूद था। वो उसकी फ़ोटोज़ उस लड़की के मोबाइल पर भेजती है और उससे पूछती है कि उस अनाथालय के बारे में भी उसे कुछ पता है। तब वो लड़की कहती है कि उसके कुएं के बारे में तो पता है लेकिन उस अनाथालय के बारे में उसे कुछ भी याद नहीं। उसके बाद रिपोर्टर किम अपने दोस्त के साथ उस कंडक्टर की बॉडी को देखने जाते हैं, जहां वो फ्यूनरल डायरेक्टर उसको बताता है कि 30 साल से जब से ये ऑक्सू स्टेशन बना है, ऐसे हादसे अक्सर होते हैं और हर मरने वाले के शरीर पर ऐसे ही नाखून के गड़े हुए निशान जो है मौजूद होते ही है। और अब जबकि रिपोर्टर किम इस बारे में पूरी दुनिया को बताने वाली है, तो इस बात की उसको बहुत ही खुशी है। उसके बाद वो सारे पुराने रिकॉर्ड उन दोनों को दिखाता है। तभी चौहान की नज़र डायरेक्टर के हाथों पर जाती है और बिल्कुल ऐसे ही निशान उनके हाथों पर भी वो देख पाता है और उसको लगता है कि किसी छोटे बच्चे का हाथ उस डायरेक्टर की गर्दन पर है और अचानक से वो हाथ फिर से गायब हो जाता है। वो डायरेक्टर कहता है कि उसके पिता उससे कहते थे कि इस हादसों के पीछे कोई रहस्य ज़रूर है। चोइवान डायरेक्टर से पूछता है कि इनमें बेगुनाह लोगों की क्यों जान जा रही है। तब डायरेक्टर उससे कहता है कि वो बस बदनसीब लोग हैं।
उसके बाद उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपने भाई के सामान को चेक करती है, जहाँ उसे एक डायरी मिलती है। उस डायरी में कुछ नंबर्स लिखे हैं और उसके अलावा उसे अपनी फैमिली फ़ोटो भी मिलती है, जिसमें वही अनाथ आश्रम है जिसकी फ़ोटो रिपोर्टर किम ने उसे भेजी थी। उसके बाद उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है जो उसे 1001 कह के पुकारती है। वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए दूसरे रूम में देखने जाती है, जहाँ उसका फ़ोन रिंग कर रहा होता है, जिसमें रिपोर्टर किम का मैसेज आया हुआ है। उसके बाद रिपोर्टर किम को बताया जाता है कि उसकी रिपोर्ट ने 1 मिलियन व्यू क्रॉस कर लिए हैं। इसके अलावा उसकी रिपोर्ट से प्रभावित होकर लोग सेल्फी पोस्ट कर रहे हैं, जिनमें उनके शरीर पर वैसे ही निशान होते हैं जैसे मरने वाले लोगों के शरीर पे होते हैं। इसमें समर इटगल ने भी सेल्फी पोस्ट की होती है, जिसने रिपोर्टर किम पर $50,000 की मानहानि का केस किया था। उसके बाद रिपोर्टर किम को उसकी बॉस अपने कैबिन में बुलाती है और बताती है कि उसकी रिपोर्ट से अभी अच्छी रेवेन्यू जनरेट हो रही है और उसके अलावा उसके पास अगर कुछ है छापने को तो बता सकती है। तब किम उस लड़की और उसके भाई की स्टोरी को छापने के बारे में कहती है। तब उसकी बॉस कहती है कि उस लड़की की हालत ठीक नहीं है, उसकी बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता और उसकी रिपोर्ट छापने से किम को मना कर देती है। उसके बाद चोयवान और उसके दोस्त को बताया जाता है, जहाँ उसके शरीर पर बिल्कुल वैसे ही निशान हैं जैसे मरने वाले लोगों पर होते हैं। चोयवान उससे कहता है कि वो हो सके उतना जल्दी डॉक्टर को दिखाए। तब वो कहता है कि चिंता मत करो, वो मरेगा नहीं। चोयवान उससे कह देता है कि काश तुम मर जाओ। उसके बाद समर इट गर्ल को वहाँ दिखाया जाता है, जो हमेशा की तरह नशे में प्लेटफॉर्म पर घूम रही होती है। उसके बाद वो फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है और वहाँ उस बच्चों का भूत उसे दिखाई देने लगता है। उसे वो काफ़ी डर जाती है और उसका पैर फिसल जाता है और उसका सिर दीवार पर लगने पर उसकी मौत हो जाती है। तभी चौहान का दोस्त जो वहाँ नाइट ड्यूटी कर रहा होता है, उसके रेडियो पर मैसेज आता है कि लेडीज़ वॉशरूम से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई है और उसे वहाँ चेक करने जाना होता है। वो जब वहाँ चेक करने जाता है तो उसे भी वो बच्चों का भूत डराता है और उसको हार्ट अटैक आने की वजह से वहाँ उसकी मौत हो जाती है। इन मौतों को रिपोर्टर किम की बॉस उसे कवर करने को कहती है। रिपोर्टर किम मना करती है क्योंकि उसमें उसका भी एक दोस्त था, लेकिन उसकी बॉस उस पर दबाव डालती है तो रिपोर्टर किम को वो करना पड़ता है। तभी वो डिटेक्टिव वहाँ पर उसे देखता है और उसको कोसने लगता है। उसे कहता है कि रिपोर्टर किम ही इन सारी मौतों की जिम्मेदार है। तभी चोयन का फ़ोन आता है और रिपोर्टर किम उसे देखने जाती है। वो काफ़ी परेशान लग रहा होता है, रो रहा होता है, क्योंकि उसके शरीर पर भी वैसे ही निशान आ गए होते हैं जो मरने वाले लोगों के शरीर पर होते हैं। किम उसे दिलासा देती है कि उसे कुछ नहीं होने देगी, लेकिन चोयवान को वो सपने वापस सताने लगते हैं, जिन सपनों में वो अपने आप को एक कुएं में पाता है। उसके बाद रिपोर्टर किम चोयवान को उस लड़की के पास ले जाते हैं और उसकी कहानी उसे बताते हैं। तब वो लड़की किम को बताती है कि वो जो अनाथालय था वो उसके पिता चलाते थे और जो नंबर्स है उन बच्चों के दाखिले की तारीख है। तब किम उस लड़की से पूछते हैं कि इन घटनाओं के पीछे उन बच्चों की आत्माएं तो नहीं। लड़की किम को बताती है कि इस बारे में उसे कुछ नहीं पता। किम उस लड़की से पूछते हैं कि उसके भाई के सामान में उसका फ़ोन भी है क्या। वो लड़की अपने भाई का फ़ोन किम को देती है। उस फ़ोन में किम को एक वीडियो मिलती है जो उसके भाई ने मरने से पहले रिकॉर्ड की थी, जिसमें ऑक्सू स्टेशन के बिल्कुल नीचे उसको एक गुफा मिलती है जिनमें छोटे बच्चों की हड्डियां मौजूद है। उसके बाद रिपोर्टर किम और चोयवान उस गुफा को ढूंढने स्टेशन जाते हैं, जहां चोयवान को उन बच्चों का भूत फिर से डराने लगता है। चोयवान जैसे तैसे खुद को संभालता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद वो लोग उस जगह पहुंचते हैं जहां उन बच्चों की हड्डियां दिखी थी। तभी उन बच्चों के भूत एक के बाद एक वहां पर बाहर निकलने लगते हैं। किम उन बच्चों के भूत से कहती है कि वो उनकी कहानी पूरी दुनिया को दिखाएगी। तभी उन बच्चों के भूत एक साथ जोर से चिल्लाने लगते हैं और उसके बाद वो सभी वहां से गायब हो जाते हैं और उन गुफा में उन बच्चों की बस हड्डियां नजर आती हैं। उसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम वहां पर पहुंच जाती है और अब लगता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है। उसके बाद किम जब अपने काम पर वापस लौटती है, तब उसके ऑफिस में उसकी बॉस वेट कर रही होती है। वो किम पर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसने किम को बताया था कि उस कुएं के बारे में कहानी मत छापना, लेकिन किम उसे छाप देती है। इस वजह से किम को वो जॉब से सस्पेंड कर देती है। उस तरफ चौहान की शिफ्ट खत्म हो चुकी है और वो अपने घर जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी उसको वापस से उन बच्चों का भूत डराने लगता है। वो भागकर प्लेटफॉर्म की तरफ जाता है, जहाँ वो डायरेक्टर उसे दिखता है। वो उसके हाथ की तरफ देखता है, तब वहाँ उसके हाथ से वो निशान गायब हो चुके होते हैं, लेकिन उसके हाथ पर अभी भी वो निशान मौजूद है। वो उसको पूछता है कि उसके हाथ से वो निशान कैसे गए। तब वो डायरेक्टर उसे बताता है कि ये एक तरह का श्राप है जो किसी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है।
और उसने अपना श्राप उस लड़की को ट्रांसफ़र कर दिया है जिसके भाई की मौत हो चुकी है। उस लड़की को जैसे ही वो श्राप ट्रांसफ़र होता है, तभी वो बच्ची उसको नाखून लगाती है और उससे मदद की पुकार करती है। तभी उस लड़की को उसके बचपन की सारी बातें याद आ जाती है। दरअसल वो लड़की और उसका भाई उसी ऑर्फन में उन बच्चों के साथ रहते थे और उस लड़की को भी उन बच्चों के साथ दफन करने के लिए उस कुएं में रख दिया गया था। लेकिन उसके भाई के ज़िद करने की वजह से उस लड़की को ऊपर बुला लिया जाता है और बाकी के बच्चों को दफना दिया जाता है। दरअसल वो उसका सगा भाई नहीं होता है और ना ही वो उसका सगा पिता होता है। दरअसल उन बच्चों के ऑपरेशन करके सारे अंग निकाल लिए गए थे और ऑर्गन ट्रैफिकिंग के सारे सबूत मिटाने के लिए उन बच्चों को जिंदा ही दफना दिया गया था। ये सारी कहानी वो लड़की जाकर रिपोर्टर किम को सुनाती है और रिपोर्टर किम को जब ये सारी बातें पता चलती है, तब वो ये स्टोरी छापने का भी फैसला करती है। उस तरफ वो फ्यूनरल डायरेक्टर चोइवान को बताता है कि ये श्राप उसी इंसान को ट्रांसफ़र किया जा सकता है जो इन बच्चों के बारे में जानता हो, और उसी इंसान के उस नंबर को बोलने पर ही वो श्राप ट्रांसफ़र हो सकता है। अगले दिन चोइवान किम को फ़ोन करता है और उसको वो नंबर बोलने को कहता है। किम वो नंबर बोलती है और चोइवान का श्राप किम को ट्रांसफ़र हो जाता है। वो फ्यूनरल डायरेक्टर किम को भी उस श्राप को ट्रांसफ़र करने का तरीका बताता है और जब किम को पता चलता है कि उसकी दी गई रिपोर्ट को उसके नाम के बगैर छाप दिया गया है और उसकी कंपनी एचआर की किम को कॉल आता है कि उसको रिज़ाइन करना पड़ेगा, उसकी बॉस यही चाहती है, तब किम डिसाइड करती है कि ये शराब वो अपनी बॉस को ट्रांसफ़र करेगी। वो अपना रिज़ाइन लेटर जाकर बॉस के सामने रखती है और उसको एक शर्त रखती है कि जब वो ये नंबर बोलेगी तभी वो अपना रिज़ाइन उसको देगी। उसकी बॉस आसानी से उस नंबर को बोल देती है और ये शराब उसकी बॉस को ट्रांसफ़र हो जाता है। दरअसल ये शराब तब तक हावी रहेगा जब तक उन बच्चों को पूरी तरह से न्याय नहीं मिलता और उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है।